तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से नीट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आज की डेट में। फिर से वो रेपिटेशन स्टार्ट हो गया बिकॉज ये बीच में पता नहीं कहाँ चले गए थे, शायद ये वेकेशन पे चले गए थे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस नीट नहीं पूछ रहा था लगभग आज से 4-5 साल पहले। बट इस समय आप ट्रेंड देखो तो जितने पेपर आपको हुए लगभग ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, तो इससे देखो इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज़ इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल जो एस्पेक्ट इसका है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों चीज़ें पढ़ के यहाँ पे जानी है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आप इसका सिर्फ फॉर्मेशन देख लीजिए यहाँ पे कि फॉर्मेशन यहाँ पे कैसा हो रहा है। ठीक, अभी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एक दो अगर जो क्वेश्चन इसके मिल जाए कहीं पे नीट में आए हुए क्वेश्चन ही, तो वो आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी ये टॉपिक आपकी ग्रैप्स में पूरी तौर से आ जाएगा। देखिए गाइस, इसमें 2 सिचुएशन बनती हैं। एक तब होता है जब हमारी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है, मतलब वो जो केस होता है वो बेसिकली डी होता है, कैपिटल डी, मतलब 25 सेंटीमीटर पे बनती है। उस कंडीशन में हमारी जो आई होती है वो स्ट्रेस आई होती है, मतलब आंखों पे तनाव पड़ रहा होता है। ठीक है, ऐसे वो क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में फंसा सकता है कि बताइए स्ट्रेस्ड आई की सिचुएशन में मैग्निफिकेशन क्या होगा या लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी। 2 ही क्वेश्चन बनते इसके हैं। ठीक है, दूसरी बात है एक जब रिलैक्स आई होती है, मतलब जब हमारी इमेज जो बनती है वो इन्फिनाइट पे बनती है और इस केस में हमारा रिलैक्स आई होती है, तो आपको देखना है वहां पे क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 लेंसेज में हम लोग यूज करते हैं। एक हमारा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा हमारा आईपीस लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस देखने से लग रहा है यहाँ पे छोटा है, मतलब इसका डायमीटर छोटा होता है। आईपीस का डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। रीजन अब समझ में आ रहा होगा कि आईपीस क्यों बड़ी रखी जाती है। रीजन जो फाइनल इमेज बननी है गाइस है, हमको मतलब जो हमारे आंखों पे दिखाई पड़ेगी वो बड़ी दिखाई पड़े, भले इन्वर्टेड हो लेकिन बड़ी दिखाई पड़े, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आईपीस का बड़ा होना। ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं है। ठीक है, आईपीस का जितना बड़ा होगा उतना ही फायदा होता है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो यहाँ पे यू, हालांकि इन्होंने यू लिखा है बट यहाँ पे यू ना लिख के यू ओ लिख लिया करो। रीजन इज दैट कि हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस है। क्लियर है, यहाँ जो फाइनल इमेज जो ये मतलब ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है, हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारा इमेज बना रहा है, दैट ये दूरी आपको पता होनी चाहिए, दैट ये दूरी हमारी हो जाएगी वी ओ। वी से हम लोग लिखते हैं ना दूरी का। अब देखो ये इमेज रियल बनी है बट इन्वर्टेड है। देखो एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती हैं। ये एक फंडा होता है, यूनिवर्सल फंडा होता है, इसको हमेशा याद रखना। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आपके निकल जाएंगे। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती हैं। अब देखो ये जो इमेज गाइस बनी यहाँ पे है, कुछ नहीं करना है। ये इमेज जो है इसके लिए आईपीस के लिए क्या ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी, बिल्कुल काम करेगी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से हम लोग इसको यूई लिख लेते हैं। अब अगर जो देखो ये जो एनसीईआरटी में केस दिया है, ये इमेज जो बनी हमारी वो इन्फिनाइट पे बनी है। इमेज कहाँ बनी हमारी है, इन्फिनाइट पे बनी है। क्लियर है, और जब इमेज इन्फिनाइट पे बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है वीई की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पे, वीई जो रखोगे आप इन्फिनाइट तो रखोगे क्योंकि हमको डिस्टेंस तो पता नहीं इन्फिनाइट। ठीक है, और यूई किसके बराबर हो जाएगा, मतलब यूई अब हमारा जो हो जाएगा वो एफई के बराबर हो जाएगा। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे छोटे छोटे पॉइंट हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आधे का 80% क्वेश्चन आप यहीं से बैठ के सॉल्व कर सकते हो कि जब फाइनल इमेज हमारी इन्फिनाइट पे बनेगी तो वीई हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा और यूई हमारा जो हो जाएगा वो जो आईपीस होगा उसकी फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। 2 कंडीशन यहाँ पे आपको रटनी थी, आपको मैंने रटा दी यहाँ पे। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब की। लेंथ ऑफ ट्यूब आप देख लो हमें अच्छे तरीके से। जो लेंथ हमारी होती है, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो दूरी हमारी यहाँ से है दैट इज हमारी यू ई और ये हमारी जो दूरी है दैट इज हमारी वी ई। तो क्या हमारा ये यू ई और प्लस सॉरी ई नहीं, ये वी ओ हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा ना। तो क्या हमारा ये वी ओ नहीं हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा वी ओ। और दूसरी बात यहाँ पे एक बात और याद रखना है आपको, अब इसको आप निकाल भी नहीं, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा। देखो लेंथ फिर से देखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, थोड़ा सा उल्टा लिख गया। देखो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, दैट इज हमारी बोलो वी ओ हो जाएगी, है ना। ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज फॉर्म की जा रही है उसको हम लोग वी ओ बोलते हैं। और ये वाली दूरी हमारी क्या हो जाएगी बताओ, आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज फॉर्म की वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी आईपीस के लिए, ध्यान रखना। तो क्या हमारा ये यूई नहीं हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हमारी हो जाएगी, यहाँ से लेंथ ऑफ ट्यूब हमारी हो जाएगी वी ओ और प्लस यहाँ पे यूई। ये बात समझ में आ गई बस। अब क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती हैं। ठीक है, आप वीओ भी निकाल सकते हो, वहां से यूई भी निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, अगर जो हमारी आंख कैसी है, रिलैक्स वाली है, ठीक है, तो आप देख लेना वहाँ पे। और जब हमारी आंख जो है स्ट्रेस वाली कंडीशन में है तो आप वहाँ पे देख लेना। और बाकी ये फोकल लेंथ तो वहाँ पे गिवन रहती है, मतलब इसकी एफ होती है, यहाँ पे इसकी एफ ई होती है, या लेंथ आपको दे देंगे या दोनों की फोकल लेंथ दे देंगे। और फिर बोलेंगे कि बताइए लीस्ट डिस्टेंस पे अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो बताइए वो क्या उसको बोलते हैं, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं वो है। ये बात समझ में आ गई।
ओके अब इसके बाद में देखो यहाँ पे स्टेज आई की सिचुएशन में क्या होता है। देखो स्टेज आई में गाइज जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी वो हमारी बनेगी कहाँ पे, -d पे नहीं बनेगी हमारी फाइनल इमेज, ठीक है। -d पे बनेगी, मतलब स्टेज मतलब जहाँ पे d लीस्ट डिस्टेंस पे, मतलब 25 सेंटीमीटर पे। तो क्या हमारा माइनस नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे माइनस, क्योंकि इधर के साइन सारे हम लोग किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, क्लियर है। ओके तो हमारा ये बन गया -1 सेकेंड, इसको हमने -d यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जब -d यहाँ पे लिखा तो हमारा जो लेंथ होता है, तो लेंथ अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है हमारा, बोलो, लेंथ हमारा होता है VO और प्लस यहाँ पे UE होता है, क्लियर है। अब यहाँ से अगर जो हम लोग क्या निकाल लें, UE नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से FO हो गया माइनस VO हो गया, और यहाँ पे सॉरी ये 1/FO इक्वल टू 1/BO, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/UO हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, ठीक है। और अगर जो ऐसे ही आईपीएस के लिए करें हम लोग यहाँ से, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/FE। मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तो बच्चों वाला के खेल है भाई, ये तो जो दूध पीता बच्चा है वो भी लिख सकता है, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, लॉजिक है इसके पीछे। देखो चीज़, अब जब आप इसके लिए पर्टिकुलर लेंस के लिए लिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे साइन नोटेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा VE, और यहाँ पे ये -UE। अब देखो यहाँ जो VE दिया है यहाँ पे, क्या हम लोग यहाँ पे D नहीं रख सकते इसकी जगह पे, यस बिल्कुल रख सकते हैं, D यहाँ पे है। और जब D यहाँ पे हम लोग रखेंगे, क्लियर है, और ये माइनस के साथ में रखेंगे हम लोग। अब जब D रखेंगे तो क्या हम लोग गाइज यहाँ से UE की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। और उठा के UE आप यहाँ पर रख दो, तो ये हमारा जो लेंथ निकल के आएगा, ये जब हमारी स्ट्रेस आई होगी उस सिचुएशन में हमारी लेंथ निकल के आएगी। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना गाइज, इससे ईजी लैंग्वेज में आपको शायद ही को समझा पाए इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट तो होती है। ओके दूसरी सिचुएशन होती है कि जब हमारी फाइनल इमेज बनती है कहाँ पे एकदम इन्फिनाइट पे, या उसमें बोलें कि रिलैक्स आई है, तो हमारा जो लेंथ होता है VO और प्लस यहाँ पे क्या होता है FE के बराबर होता है। अब समझ लो यहाँ पे हमारी जो VE है, ठीक है, यहाँ पे क्या था VE था ना, नहीं हाँ, तो अब ये किसके बराबर हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे हो किसके बराबर हो रहा है, मतलब UE जो हो गया वो UE किसके बराबर हो गया, हमारा FE के बराबर हो गया। कब, जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, एकदम कहाँ पे, इन्फिनाइट पे बन रही है, ठीक है, या बोले रिलैक्स आई की कंडीशन में, ठीक है। तो हमारा FE जो हो गया, जो बना हमारा, ये हमारा UE जो हो गया वो FE के बराबर हो गया, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। अब बोलो गाइज यहाँ पे क्या डिफिकल्ट आपको लग रहा है, बाकी आप इसमें थ्योरी आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है, थ्योरी इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे देख लो, ये देखो एक यहाँ पे न्यूमेरिकल भी इन्होंने डाला है एनसीईआरटी में, हालांकि है सब कुछ लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल विद एन ऑब्जेक्टिव विद F0, मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, और आईपीएस की फोकल लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब 20 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला है कि बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब ये जो मैग्निफिकेशन उन्होंने बोला है, ये इन्फिनाइट के लिए बोला है। देखो यहाँ पे किसके लिए बोला है, इन्फिनाइट के लिए, और इन्फिनाइट की सिचुएशन में लेंथ अपान FO कर सकते हो। देखो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये कंडीशन ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि मैं बताने वाला था अभी इसको, बट अगर जो आपको यहीं से न्यूमेरिकल मिल गया एनसीईआरटी में जो दिया है, तो बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। लेंथ आप ट्यूब करो और यहाँ पे नीचे FO कर दो और D/FE कर दो, क्लियर है, यहीं से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो ये हमारा था ऑब्जेक्टिव लेंस, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन इसके बाद में आप देखो यहाँ पे ये दिया है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो टेलीस्कोप, ठीक है, ये देखो टेलीस्कोप। अब देखो यहाँ पे सिर्फ अब इसका वो देख लो, फॉर्मेशन देख लो। यहाँ आईपीस का जो डायमीटर हो गया, वो ऑब्जेक्टिव का डायमीटर जो हो गया ये बड़ा हो गया, आईपीस का डायमीटर यहाँ पे छोटा कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये भी आपको देख के जाना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक। ये थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी आप देख लो यहाँ पे। द मेन कंसीडरेशन विद एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर इट्स लाइट गैदरिंग पावर एंड इट्स रिजोल्यूशन आर रिजॉल्विंग पावर। देखो यहाँ पे लिखा है कि मेन फीचर जो टेलीस्कोप का होता है एस्ट्रोनॉमिकल का, वो इसका लाइट गैदरिंग पावर, मतलब कितनी लाइट ये गैदर कर रहा है। भाई गैदर कब करेगा, जब ऑब्जेक्टिव इसका बड़ा होगा तभी तो वो लाइट को गैदर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका रिजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर इसका होता है, ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा तो ऑब्जेक्ट को ये जो दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है। मतलब अगर जो उसके जैसे मान लो एक 40 किलोमीटर पे एक फीमेल खड़ी है, उसने छोटी सी बिंदी लगा के रखी मत्थे पे, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से वो छोटी सी बिंदी भी इसकी नजर आएगी। मतलब समझ लो इतना मिनिमल ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपको नजर आएगा। दिस इज फंडा ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो एस्ट्रोनॉमिकल। इसके बाद में आ जाओ, द लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव
इज इन यूज हैज डायमीटर ऑफ 40 इंच, लगभग 1.02 मीटर यहाँ पे दिया है। मतलब अभी तक ये देखा गया कि लार्जेस्ट जो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया गया उसकी जो फोकल लेंथ है वो उसका डायमीटर जो है 40 इंच है। इट इज़ एट यर्कीज ऑब्जर्वेटरी इन विस्कोन्सिन यूएसए। तो ये कहाँ पे है? यर्कीज ऑब्जर्वेटरी इन विस्कोन्सिन यूएसए, अमेरिका में रखी हुई है टेलीस्कोप ये वाली, ठीक, अभी तक ऐसा बोला गया है। मॉडर्न टेलीस्कोप यूज ए कॉन्केव मिरर, इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे। मॉडर्न जो हमारी टेलीस्कोप इस समय यूज हो रही है वो कॉन्केव मिरर का यूज कर रही है रादर देन ए लेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे होता है उसमें कॉन्केव मिरर यूज किया जा रहा है मॉडर्न टेलीस्कोप में। ये आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में मिल सकता है नीट में। टेलीस्कोप विद मिरर ऑब्जेक्टिव आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग। अब देखो अगर जो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा मिरर हो जाएगा तो ऐसी टेलीस्कोप को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब हम लोग इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं बोलेंगे गाइस, समझ में आया? देयर इज नो क्रोमैटिक एबरेशन इन अ मिरर, क्योंकि मिरर में कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता। क्रोमैटिक मतलब कलर से रिलेटेड यहाँ पे, तो कलर का कोई एबरेशन यहाँ पे मतलब डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं होता है। दैट इज वाई कि यहाँ पे हम लोग मिरर का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट याद करके रखना है अच्छे तरीके से आपको। इसके बाद में देखो इंडिया में यहाँ पे लिखा है ये, अच्छा ये इतना काम का नहीं है, जो काम का ये देखो ये फिगर आप देख लो गाइस, यहाँ ये जो रखा गया है ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, ये यहाँ पे आई पीस है और ऑब्जेक्टिव मिरर को आप देख सकते हो यहाँ इन्होंने मिरर बनाया कॉन्केव वाला, क्लियर है? कॉन्वेक्स को यहाँ पे सेकेंडरी मिरर टू फोकस द इंसिडेंट लाइट विद नाउ पासेस थ्रू अ होल इन द ऑब्जेक्टिव प्राइमरी मिरर। ओके, यहाँ पे आ जाओ। दिस इज नोन एज कैसेग्रेन टेलीस्कोप। एक सेकंड इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, कैसेग्रेन के बारे में क्या बता रहे हैं ये। देखो यहाँ पे लिखा है Another solution to problem is to deflect the light being focused by another mirror, ठीक है। One such arrangement using a convex secondary mirror, इंपॉर्टेंट है, देखो ये डायरेक्टली आपके नीट में क्वेश्चन बन के आ जाएंगे, ठीक है। और फिर बाद में कहोगे कि यार ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है। कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर टू फोकस द इंसिडेंट लाइट, मतलब इंसिडेंट लाइट को ये फोकस करवा रहे हैं, विच नाउ पासिस थ्रू अ होल इन द ऑब्जेक्टिव प्राइमरी मिरर, क्लियर है? इट इज नोन, दिस इज नोन एज कैसेग्रेन टेलीस्कोप। कैसेग्रेन टेलीस्कोप आप लोग थोड़ा यूट्यूब पे डाल के इसको देख लेना, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। देख लो फिलहाल ऑब्जेक्टिव मिरर हो गया, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस पढ़ देते हैं। सेकेंडरी मिरर भी यहाँ पे होता है, सेकेंडरी मिरर हो गया, ये यहाँ पे आई पीस यहाँ पे दी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैसेग्रीन या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। समझ में आया? रिफ्लेक्टिंग या फिर कैसेग्रीन टेलीस्कोप। इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, ये द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड आर द पेयर ऑफ किक टेलीस्कोप इन हवाई, यूएसए। सब कुछ यूएसए में प्रेजेंट है विद रिफ्लेक्टर ऑफ 10 मीटर इन डायमीटर। इसके बाद में आ जाओ, द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया इज इन कैवालूर तमिलनाडु में ये है। इट इज़ अ 2.34 मीटर डायमीटर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैसेग्रीन, क्लियर है? इतनी चीज़ें अगर जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ी हैं तो गाइज आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा नीट एग्जाम में, अच्छे से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, क्लियर है? बाकी देखो जब फॉर्मेशन इसका करेंगे आप टेलीस्कोप का हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हो, तो आराम से आप लेंस वाले फॉर्मूले ही यूज़ कीजिए उसमें, सारे लेंस वाले, ठीक है। आपके लेंस वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बता दिया मैंने, मॉडर्न टेलीस्कोप बता दिया, ठीक है। ये फिगर को एनसीईआरटी में दिया है तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि ये डिलीटेड है, डिलीटेड नहीं है भैया, आ जाएगा एग्जाम में तो आपके लिए दिक्कत वहाँ पे खड़ी कर देगा, ठीक है। तो आपको ये एक बार देख के जरूर जाना चाहिए, क्लियर है? मैग्नीफिकेशन पावर आपको अगर जो वहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, तो आप रख लीजिए यहीं पे सारी मैग्नीफिकेशन पावर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, कंपाउंड के लिए मैं बता रहा हूँ सब कुछ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए सॉरी, देखो अगर जो रिलैक्स आई है, रिलैक्स आई हमारी कब होती है गाइस? जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनाइट पे बनती है, तो समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन निकल के आता है वो आता है माइनस VO और यहाँ पे UO और यहाँ पे ये D/FE, क्लियर है? ये हमारा मैग्नीफिकेशन निकल के आता है। और लेंथ अगर निकालें हम यहाँ से तो हमारा VO और प्लस यहाँ पे FE निकल के आती है, दैट इज अवर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये हमारी क्या होगी? रिलैक्स कंडीशन में होगी मैग्नीफिकेशन, क्लियर है? बस कुछ नहीं करना, इतने बस क्लिक को रखना है। लेकिन गाइस अगर जो यहाँ पे उन्होंने बोला कि स्ट्रेस आई कंडीशन क्या होगी, स्ट्रेस आई की सिचुएशन में, तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन निकलेगा वो हमारा निकलेगा यहाँ से -VO, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे देख लो 1+ लग गया, और 1+ लग गया यहाँ पे, तो ये ऐसे, बस ये चीज़ आपको, और लेंथ तो मैंने बता ही दी, लेंथ आपको तो निकाल ही लेना है। ये हमारी स्पेस आई, मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो डी पे बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी? डी पे बनेगी, ध्यान देना इस चीज़ को अच्छे तरीके से। लेंथ जब निकालोगे तो क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? VO प्लस UE। अब UE तो आप निकाल सकते हो ना आराम से भाई, UE इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 1/FE =
-1/d। अब देखो मैंने d क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ बनी है, d पे रखी, माइनस के साथ में लिखा मैंने, और फिर -1/ue। ठीक, अब यहाँ से इसको रख के आराम से इसको आप लेंथ निकाल सकते हो, स्ट्रेस आई की सिचुएशन में है। बाकी रिलैक्स आई अगर जो आई है तो आप सिंपली ये वाले फॉर्मूले यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें बस खाली हैं, बाकी आप थ्योरेटिकल तो देख ही रहे हो, थ्योरेटिकल आपके सारे सॉल्व भी हो गए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है, ये आपको छोड़ के नहीं जाना है किसी भी हालत में, अदरवाइज आपको पाप लगेगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका वहां पे। ओके, ये थोड़ा देख लो यहाँ पे गाइस रेनबो के बारे में। यहाँ पे रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉप इन द एटमॉस्फेयर। तो डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट का यहाँ पे डिस्पर्सन होता है, मतलब लाइट अपने 7 पार्ट में टूट जाती है। डिस्पर्सन का मतलब लाइट का अपना टूटना 7 पार्ट में, सिंपल सी बात है भाई। ये वाटर ड्रॉपलेट है, अब इस पे आपकी सन रेज पड़ी है इस टाइप से, तो ये क्या करेंगे, ऐसे ऐसे टूट जाएंगी, सिंपल सी बात है, 7 पार्ट में। और जब 7 पार्ट में टूट जाएंगी तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज रेनबो फॉर्मेशन। सिंपल सी बात, रेनबो से बन जाता है हमारा। क्लियर, द फिनोमेना ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जब अगर जो ये कैसा फेस हो जाएगा भाई, इसके लिए कैसा फेस हो जाएगा, आप देखो कॉन्वेक्स फेस हो जाएगा। और किसी भी मीडियम से लाइट को इंटर करते तो वहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा, और कुछ लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट भी तो करेगी भाई, सारी तो नहीं रिफ्रैक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट वहाँ पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो 3 टाइप के यहाँ पे फिनोमेना आपको देखने को मिलते हैं, 1 2 3, 3 टाइप के आपको फिनोमेना देखने को मिलते हैं किसमें, रेनबो। और ये कुमुलेटिव इफेक्ट है ये तीनों का, तीनों में से अगर जो एक भी नहीं होगा तो आपका रेनबो नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और इतना ही पूछा गया है, इतना ही पूछा गया इसमें, अभी देखा इतने तैयार कर लो आराम से, क्वेश्चन आपका निकल जाएंगे। ओके, यस, ये तो हमने डिस्कस कर दिया था। देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस वो हमने डिस्कस कर दी आपके लिए है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर जो कंबाइंड आपसे कभी मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो M1 M2 M3 हो जाए, ये सारे NCERT के डेटा हैं। कंबाइंड पावर पूछी जाए तो P1 + P2 + P3, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर जो आपसे कंबाइंड फोकल लेंथ पूछी जा रही है, मतलब नेट फोकल लेंथ, तो ये हमारा 1/f1 + 1/f2 करके ही सॉल्व होगा, ये ध्यान देना यहाँ पे। ठीक, ये चीज़ ये तो तब के लिए जब आपके 2 लेंस रखे हों। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इतने तरीके से, ये वाला लेंस मेकर फॉर्मूला, ये μ-1 और यहाँ पे ये 1/r1 प्लस यहाँ पे -1/r2, ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, इस टाइम तो कम से कम याद ही होना चाहिए। ओके, तो कुछ चीज़ें गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे लग रही थी, क्योंकि मुझे डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने डिस्कस किया है और कोशिश की है कि आप लोग को बेनिफिट मिले। अब देखो ये मिरर का फॉर्मूला है, मिरर के फॉर्मूले सभी लोग जानते हैं, कोई बताने वाली चीज़ यहाँ पे है नहीं। क्वेश्चन लेकिन देखो जो गाइस दिए हैं तो आपको करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन अगर जो आपने वहाँ पे अगर जो अभी तक नहीं किए तो ऐसे क्वेश्चन आपको करके जाना जरूर चाहिए। ठीक है, कम से कम NCERT के उठा के देख लो एक बार, NCERT का। अब देखो ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये TIR पे बेस होता है हमारा बेसिकली। ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो वीडियो सिग्नल थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर लंबी दूरियों पर हमें ऑडियो वीडियो सिग्नल्स भेजने हैं तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। और ये जो फिनोमेना बेस होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, ऑप्टिकल फाइबर का। इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी होती है इतनी लंबी लंबी कैसे हो जाती है भाई, इसके नीचे जो धरती के नीचे ऑप्टिकल फाइबर वो लोग बिछा देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ये जो चीज़ें होती हैं कन्वे होती रहती हैं, मतलब ट्रांसमिशन होता रहता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाओ, एंड ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज टू एक्ट एज ऑप्टिकल पाइप की तरह इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल की तरह भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यूज्ड एज ए लाइट पाइप टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गन लाइक ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। यूज्ड एज ए लॉन्ग पाइप टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम लोग, आपने देखा होगा एंडोस्कोपी वगैरह, एंडोस्कोपी में भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। जैसे मान लो आपके ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम आ गई, कैंसर हो गया, ठीक है, या कुछ जो है अल्सर हो गया, स्टमक में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, तो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, ये सब किस पे बेस होता है। अब ये प्रिज्म देखो, प्रिज्म तो पता ही होता है प्रिज्म क्या होता है। ओके, डायमंड, जो हमारा डायमंड चमकता है, डायमंड आर नोन फॉर दियर स्पेक्टेकुलर ब्रिलियंस। ठीक है, चमकता है, तो ये चमकता क्यों है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की होती है। ये सारे देखो थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना होता है डायमंड एयर का, 24.4, ऐसे याद कर लो 24.4, ये क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड का। इसके बाद में आ जाओ, ये फिगर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं। प्रिज्म डिजाइन टू बेंड रे बाई 90 or 180 डिग्री आर टू इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंजिंग इट्स साइज मेक यूज ऑफ। अब देखो प्रिज्म के यहाँ यूज बताए गए हैं, ये क्या करता है, बेंड रे
बाई 90 डिग्री। डायरेक्ट पूछ लेंगे बताइए प्रिज्म के इसमें से कौन कौन सा फंक्शन है। तो ये रे को 90 डिग्री पे बेंड कर सकता है, 180 डिग्री पे बेंड कर सकता है, आर टू इन्वर्ट इमेज, या इमेज को ये इन्वर्ट करने के काम में लाया जा सकता है। देख लो अच्छी तरीके से, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का है, ये हमारी इमेज बन गई यहाँ पे विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं क्या इसके साइज पे कोई फर्क पड़ता है, तो भैया नहीं पड़ता है। अगर जब 5 मीटर का आदमी है तो 5 मीटर का ही दिखाई पड़ेगा, 4 मीटर का नहीं हो जाएगा, तो दिक्कत मत लेना। यूज्ड ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे देख लो, ये लाइट को यहाँ पे बेंड किया गया है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये है आपका मिराज फॉर्मेशन भी जो होता है, ये हमारा वो ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारी हॉट एयर होती है वो लेस डेंस होती है, इस फिनोमेना पे डिपेंड करता है। हॉट एयर लेस डेंस और ड्राई एयर जो है वो मोर डेंस होती है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज लेस देन डेंस एयर। बहुत सारी चीज़ें गाइस आपको इस टॉपिक से मिलने वाली हैं। अगर जो आपने लेक्चर देखा अच्छे तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी आज, और हो सकता है आपको बेनिफिट भी मिल जाए। और मिलेगा क्यों, हो सकता है क्यों यार, मिलेगा क्योंकि चीज़ें तो एनसीईआरटी से पूछी जा रही हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेज विद डेंसिटी, बिल्कुल हॉट एयर जो होती है लेस डेंस होती है, ध्यान देना अच्छे तरीके से, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम होगा, एंड हैज स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द कूलर एयर। ओके, तो यहाँ पे ये आप पढ़ लीजिए आराम से। इफ द एयर करंट आर स्मॉल, ठीक, दैट इज द एयर इज स्टिल द ऑप्टिकल डेंसिटी एट डिफरेंट लेयर ऑफ एयर इंक्रीज विद हाइट। ये सारा कुछ आपको थ्योरी में या यूट्यूब पे आप डाल के देखिए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिराज कैसे फॉर्म होता है वो पूरा आपको इमेज के थ्रू सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। मेरा यहाँ पे पर्पस था कि मिराज फॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मिराज फॉर्मेशन फॉर्म क्यों होता है। मतलब मिराज का मतलब क्या हो गया, मिराज का मतलब हो गया जैसे आपको लगा आप रास्ते में जा रहे हो रेगिस्तान में, मतलब धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, देखो ये तब होगा जब हॉट एयर होगी, हॉट इन्वायरमेंट होगा, बहुत जैसे रेगिस्तान वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा मिराज होता है। आपको लगा कि यार दूर से कोई आदमी आ रहा है, भूत है, तो आपको लगा यार इतना सुनसान एरिया, यहाँ पे भूत मतलब आदमी कैसे हो सकता है, तो आपको लगा कि भूत है और आप डर गए, तो वो भूत नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, मिराज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, और ये पूरा आपको देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये देखो मिराज फॉर्मेशन, ये देखो, ठीक है। It is seen by an observer at its place when the air above the ground is at uniform temperature. When the layer of air close to ground have varying temperature with hottest layer near the ground, light from the distance d may undergo total internal reflection. An apparent image of the tree may create at illusion to observer that the tree is near a pool of water. वो लगने लगता है कि यार जो हमारा पेड़ है ये एक पानी के पास में, मतलब एक पानी का तालाब है उसके पास में, मतलब पानी पानी दिखाई पड़ने लगता है, वहाँ पे इल्यूजन होता है, सिंपल सी बात है, भ्रम जिसको बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं, तो ये इल्यूजन होता है बेसिकली। क्लियर है, ये चीज़ें यहाँ पे इतनी थ्योरीज के बस थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये कब फॉर्म होता है, जब हॉट एयर होती है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो उसकी डेंसिटी जो होती है कम होती है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, कम होता है, तब हमारा ये। और ये सारे केस जो मैंने अभी आपको बताए, कौन क्या क्या, डायमंड जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, मिराज फॉर्मेशन हो गया, ये सारे जो फिनोमेना, और ये वाला ये जो इमेज बन रही है सब सारी, ये सारे फिनोमेना जो है किस पे बेस्ड हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। और एक इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट बताया था मैंने अभी, जो बताया था कि आप इसको भी थोड़ा देख के जाइएगा, वो भी आप देख लेना उसमें। अब ये देखो, ये TIR है, TIR बहुत आसान होता है, मतलब क्रिटिकल एंगल पहले आप बना लो और बाद में थोड़ी सी इंसिडेंट को और बढ़ा दो, TIR आपको जाएगा। देखो क्रिटिकल एंगल कब बनता है हमारा, जब हमारी रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पे आप देखो ये वाला केस जो है क्रिटिकल एंगल का है, ठीक है, बहुत सारी रे हैं बट ये क्रिटिकल है। लेकिन अगर जो इसी रे को थोड़ा सा और बढ़ा दे तो ये रे जो होती ये अंदर की तरफ आने लगती है, ठीक है। अगर जो इंसिडेंस एंगल हमने और बढ़ा दिया क्रिटिकल एंगल से तो हमारी इंसिडेंट रे उसी मीडियम में ट्रैवल करने लगती, दैट इज क्रिटिकल एंगल। और ये नीट में कई बार पूछा गया, ये नीट का ही PYQ होगा इसे, ये किसका PYQ है, नीट 23 का PYQ है। अब देखो उठा के डायरेक्ट पूछा उन्होंने कि कब क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये TIR का यहाँ पे फिनोमेना थ्योरी यहाँ पे दी है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है गाइस। तो आप चीज़ों को थोड़ा देख लेना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब ये वाला देखो NCERT में सिर्फ यही वाला केस है, ठीक है। तो NCERT में जो केस है बस खाली वही आपको, वैसे 2 केसेस के बनते हैं, मतलब या तो ऑब्जर्वर बाहर हो मीडियम के, मीडियम मतलब कुछ भी हो सकता है, वाटर कुछ भी, और या ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा हो, ठीक है, जैसे कि मछली है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बाहर होगा। मछली वाला केस बहुत कम पूछते हैं, वैसे यहाँ पे जो बाहर बैठा हो तो वही वाला केस पूछते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी आपको, वैसे आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मछली वाला भी केस कर लेना, क्योंकि मछली पानी के अंदर रहती है,
तो ऑब्जर्वर मीडियम में है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, दूर है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो इमेज की शिफ्ट होगी, बेसिकली जो अपरेंट डेप्थ होती है इमेज की शिफ्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है। ये चीज़ आपको बस खाली यहाँ पे ध्यान देना अच्छे तरीके से है। ठीक, देखो लिखा है फॉर वीविंग नियर द नॉर्मल डायरेक्शन इट कैन बी शोन दैट अपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर जो आपसे अपरेंट डेप्थ कोई पूछे, मतलब ये वाली दूरी, ये दूरी अपरेंट डेप्थ h1, तो हमारी जो हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी h2 अपान म्यू, मतलब रियल अपान अपरेंट, या म्यू अगर जो कोई पूछे तो क्या कहोगे आप, रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ। अपरेंट मतलब जो हमें प्रतीत होती है, जैसे हमारा सिक्का यहाँ पे रखा है, कॉइन हमारा यहाँ रखा है, लेकिन जब हम लोग बाहर से देखेंगे चूंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है बाहर वाले से, तो ये जो है थोड़ा सा ऊपर आपको शिफ्ट हुआ दिखाई पड़ेगा। क्लियर है, बस ये दूरी जो हमारी होती है दिस इज अपरेंट डेप्थ। अब हमारी जो फाइनल इमेज बन रही है कहाँ बन रही है, कहाँ पे रखा था उससे मतलब नहीं है, जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है अब कहाँ बन रही है वो मतलब यहाँ पे है। तो ये हमारा ऐसे निकलता है, यहाँ से है म्यूजिकल टू रियल अपान अपरेंट निकलता है। लेकिन अगर जो हमारा ऑब्जर्वर अंदर है पानी के तो ये जस्ट फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला जस्ट एकदम उल्टा हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, टेस्ट जरूर देते रहिए, अल्टरनेटिव पे टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। ठीक है, फिर मिलते हैं।